हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू और कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा। बड़ी तैयारी में है केंद्र सरकार। साथ ही बताएंगे जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला, टारगेट किलिंग की बड़ी खबर आई है। त्राल में यूपी के मजदूर को दहशतगर्दों ने मार दी गोली। दोस्तों, साथ ही साथ भारत के साथ विवाद के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हुए पार्टी के सांसद कर डाली बहुत बड़ी मांग। जी हाँ, साथ ही साथ मोदी जिनपिंग मुलाकात पर ओवैसी का वार, कहा चीन ने घुसपैठ कर कब्जा जमाया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत की ना के सामने भी रूस चीन को माननी पड़ गई हार। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बोला ना तो माननी पड़ गई रूस चाइना को भी। भारत की बात बताएंगे पाकिस्तान के किस मुद्दे पर, ये बड़ी खबर आ रही है भारत से जुड़ी। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू और कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा। बहुत बड़ी तैयारी में है केंद्र सरकार। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर का जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल हो सकता है। खबर है कि केंद्र की तरफ से प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बुधवार शाम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। सरकार बनाने के बाद पहली ही बैठक में एनसी सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूत्रों के अनुसार आधे घंटे तक चली बैठक काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में रही। जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने का गृह मंत्री ने नई सरकार को भरोसा दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। त्राल में यूपी के मजदूर को दहशतगर्दों ने मारी गोली। फिर एक बार अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद ये बड़ी घटना है दोस्तों, टारगेट किलिंग की। बता दें, जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में गुरुवार सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी प्रीतम सिंह को बाटा गुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर के हाथ में गोली लगी है। प्रीतम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पिछले एक सप्ताह में कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और जब से अब्दुल्ला की सरकार बनी है, ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य का दर्जा बहाल करने की कोशिश में जुटी हुई है अब्दुल्ला की सरकार, लेकिन इन टारगेट किलिंग पर जरा भी ध्यान नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। लेकिन आपको बता दें, आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मजदूर कैंपों पर विशेष ध्यान। जी हाँ, इन घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज को तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा सभी कैंपस पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिनसे 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। अब जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स और मजदूरों के कैंपों की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के पास निजी सुरक्षा के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने परियोजनाओं के नजदीक निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ बता दें, भारत से विवाद के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ हुए पार्टी के सांसद, कहा 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे दे ट्रूडो। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की घरेलू और विदेशी दोनों मोर्चों पर परेशानी बढ़ती जा रही है। जस्टिन ट्रूडो को अपनी ही पार्टी से विरोध का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पार्टी लिबरल के सांसद अब उनसे चौथी बार चुनाव न लड़ने का आग्रह कर रहे हैं। पार्टी के सांसदों ने उन्हें निर्णय लेने के लिए 28 अक्टूबर 2024 तक का समय सीमा जारी किया है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लिबरल सांसदों ने कहा कि 28 अक्टूबर तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो को पद से हटाने की मांग पर लगभग 20 सांसदों हस्ताक्षर के लिए सहमत हुए थे। इस बीच अपनी राजनीतिक पार्टी के कई सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि लिबरल्स मजबूत और एकजुट हैं। हालांकि उनकी पार्टी के सांसदों का बदला रुख अलग ही कहानी बयां कर रही है। पिछले 100 सालों में कोई भी कनाडाई प्रधानमंत्री लगातार 4 बार चुनाव नहीं जीत पाया। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को हाल ही में टोरंटो और मॉन्ट्रियल के 2 जिलों में हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से अब पार्टी के भीतर ट्रूडो के नेतृत्व पर संदेह पैदा हो गया है। यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक लिबरल सांसदों की ओर से दिए गए पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सांसदों की मांगों पर विचार करेंगे। दोस्तों, 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देने के लिए और कह दिया है कि अगर तुमने रिजाइन इस्तीफा नहीं दिया तो हम विद्रोह करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बुधवार को लिबरल पार्टी के 20 सांसदों के से बंद कमरे में मुलाकात की। इस बैठक में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक व्हीलर ने अगले साल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस्तीफे को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अगले साल हम चुनाव तभी जीत पाएंगे जब जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा देंगे। अब ऐसे में दोस्तों, पार्टी के दबाव के बाद, पार्टी के सांसदों के दबाव के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो को
इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ट्रूडो का इस्तीफा भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ट्रूडो को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए? जवाब देना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें, चीन ने घुसपैठ करके कब्जा जमाया है। जी हाँ, मोदी जिनपिंग मुलाकात पर ओवैसी का वार, पीएम मोदी पर खूब बरसे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्रिक्स में मुलाकात के बाद भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर समझौता किया गया। अब इस मुलाकात पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर चीन के साथ हुए गलवान झड़प के बाद देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और समझौते की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। मीडिया को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि जब 2020 में गलवान की घटना हुई थी तब उन्होंने यही कहा था कि चीन हमारी जमीन पर घुसपैठ करके बैठा है। अब समझौते से यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस वक्त देश से झूठ बोला था। ओवैसी ने सरकार से ये मांग की है कि यह समझौता संसद में लाया जाए ताकि देश को इसकी वास्तविकता का पता चल सके। ओवैसी ने जोर दिया कि पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अक्टूबर के बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिससे हालात का आकलन अप्रैल तक ही किया जा सकेगा। ओवैसी ने चिंता जताई कि जिन 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर सेना पहले पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी, क्या अब उन पर दोबारा पेट्रोलिंग संभव होगा? उन्होंने डोकलाम के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार का दावा था कि चीन वहां से पीछे हट गया है, जबकि हकीकत में चीन अब भी डोकलाम में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी आजकल चीन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान का ये सपना टूट के बिखर गया। भारत की नाक के सामने रशिया चीन को भी माननी पड़ गई हार। दोस्तों, ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को नहीं मिलेगी जगह। 13 देशों को मिला दर्जा, इसमें 7 मुस्लिम बहुल देश, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिली जगह। दरअसल ब्रिक्स बैठक खत्म होने के साथ ही इस संगठन में शामिल होने की कोशिश में लगे पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो चुका है। चीन और रशिया के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को ब्रिक्स समूह में एंट्री नहीं मिली है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को ब्रिक्स संगठन के नए पार्टनर देशों की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली है। तो वहीं तुर्की को पार्टनर देशों में शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। चीन और रशिया ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य है, जिसमें शुरू में ब्राजील, रशिया, भारत, चीन शामिल था और बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के नाम से उसके नाम का पहला अक्षर एस ले लिया गया, जिसके बाद संगठन ब्रिक्स कहलाने लगा। चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का भरोसा दिया था, लेकिन पाकिस्तान को ब्रिक्स तो क्या उसके पार्टनर देशों की सूची में भी जगह नहीं मिली। चीन के अलावा रशिया ने भी कहा था कि वो ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन करता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर रशिया चीन को संदेश दिया है? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत ब्रिक्स में अधिक पार्टनर देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन इस संबंध में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने इशारों में 9 मेंबर्स समूह में पाकिस्तान के प्रवेश के लिए रशिया और चीन के समर्थन को लेकर भी अपना संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। रशिया और चीन के अलावा ब्रिक्स के 2 अन्य संस्थापक देश भारत और ब्राजील हैं। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सदस्यों से आतंकवाद और आतंकियों को पालन पोषण करने वाली ताकतों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान भी किया और कहा कि इस मुद्दे पर दोहरे मानदंड की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, ब्रिक्स में नए सदस्यों को केवल आम सहमति से ही शामिल किया जाता है, इसीलिए ये साफ था कि पाकिस्तान की सदस्यता के लिए भारत का विरोध समूह में शामिल होने की उसकी कोशिश को नाकाम कर सकता है, भले ही कुछ अन्य संस्थापक सदस्य उसके पक्ष में हो। जैसा कि उम्मीद थी कि भारत इस समूह में पाकिस्तान को शामिल करने को लेकर राजी नहीं हुआ। अधिकांश पाकिस्तानी नेताओं को उम्मीद थी कि रशिया और चीन की मदद से पाकिस्तान ब्रिक्स में प्रवेश पाने में सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब ऐसे में दोस्तों, भारत ने एक बार कह दिया ना, तो उसके बाद चाहे चीन हो या रशिया हो, भारत के सामने हार माननी ही पड़ेगी। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, नवाज शरीफ ने खुद से नहीं दिया भारत संग रिश्तों पर बयान। पाकिस्तानी सेना के इशारे पर दिल्ली के पाले में डाली गेंद। एक्सपर्ट ने किया है ये बड़ा दावा। किसने दावा किया बता दे? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सियासी उठापटक के बीच पाकिस्तान इस बड़े कार्यक्रम को सफलता के साथ कराने में कामयाब रहा। इसके अलावा इस सम्मेलन ने इसलिए भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि करीब 10 साल बाद भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ बातचीत के दरवाजे खोलने की इच्छा भी जाहिर की गई। खासतौर से नवाज शरीफ ने बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इन बयानों को सेना का भी समर्थन हासिल था। किंग्स कॉलेज लंदन की सीनियर फेलो आयशा सिद्दीकी द प्रिंट में लिखती है कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान विशेष रूप से भारत की मीडिया टीम से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बातचीत और व्यापार को आगे बढ़ाने की बात कही। शरीफ ने कहा कि
कि 75 साल बर्बाद हुए हैं, अब पीछे ना देखकर आगे की सोचे। भारतीय मीडिया के जरिए शरीफ का मकसद भारत को बातचीत का संदेश देना था, जो शायद उनके अकेले की ओर से नहीं था। उन्होंने बातचीत से निश्चित रूप से संकेत दिया था कि सेना को उनके भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत करने में कोई समस्या नहीं है, यानी कि नवाज शरीफ की बयानी था वो पाकिस्तानी सेना की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश में राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश नाकाम, मोहम्मद के साथ शेख हसीना जैसा नहीं हो सकता खेल। बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने में सफल सहयोग के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी और छात्र संगठनों के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के पद पर बने रहने को लेकर मतभेद हो गया है। हालांकि राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश नाकाम हो गई। बताया जा रहा है कि बीएनपी नेतृत्व ने राष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रयास को विफल कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के कदम से संवैधानिक और राष्ट्रीय संकट पैदा हो सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद से हटाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ये बात ऐसे समय कही है जब एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर धावा बोलने की कोशिश की थी और शेख हसीना के इस्तीफे पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी को लेकर उनसे पद छोड़ने की मांग की थी। लगे हाथों बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। स्टूडेंट विंग पर बैन लगा दिया गया है। एंटी टेरर कानून के तहत लिया गया है ये एक्शन। जी हाँ, अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बड़ा झटका देते हुए स्टूडेंट विंग बांग्लादेश स्टूडेंट लीग को बैन कर दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में काम कर रही अंतरिम सरकार ने इसको लेकर बुधवार को एक गजट जारी कर इसका ऐलान किया। 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत स्टूडेंट लीग पर बैन लगाया है। साथ ही साथ बताते, दुनिया में व्यवस्था बदल रही, भारत को सुरक्षा परिषद में मिलनी चाहिए अस्थायी सीट। जी हाँ, ब्रिक्स समिट में जयशंकर जी ने कर दी सबसे बड़ी पैरवी। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार और अपनी अस्थायी सीट की मांग फिर दोहराई है। रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को कहा कि ज्यादा न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। ये सुधार तत्काल किया जाना चाहिए। इस दौरान जयशंकर जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी दोहराया है कि ये युग युद्ध का नहीं है और वैश्विक विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, जिनपिंग संग मुलाकात पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बड़ा बयान, कहा मोदी है तो मुमकिन है और इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की 5 साल बाद हुई इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस 50 मिनट की मीटिंग के होने में 5 साल लगे, लेकिन यह मुलाकात हुई है तो इसका खास महत्व है। ये पीएम मोदी के लिए एक सफलता है और घर में उनका कद बढ़ेगा। पीएम मोदी की विदेश नीति के लिए भी एक सकारात्मक चीज हुई है। कमर चीमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि बातचीत में जयशंकर बहुत एक्टिव नहीं थे, ऐसा था जैसे वो इसमें दिलचस्पी ना ले रहे हो। वही मीटिंग हॉल में भी जब मोदी आए तो जिनपिंग ने उनसे हाथ ना मिलाकर दोनों देशों के झंडों की तरफ चलने के लिए कहा और वहां जाकर हाथ मिलाया। इन छोटी बातों के बावजूद ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है। कमर ने आगे कहा कि चीन और भारत ये जानते हैं कि क्षेत्र में शांति के लिए दोनों के बीच शांति जरूरी है। ऐसे में दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता खोलने पर जोर दिया है और बॉर्डर का मामला सुलझाने पर कदम बढ़ाए हैं। चीन और भारत को स्पेस दिया गया है ताकि बात करने का बेहतर माहौल बने और चीजें बेहतरी तरफ चले। भारत ने एशिया में ताकत के बंटवारे की बात की है। ये चीन को संदेश है कि एशिया का मतलब बीजिंग नहीं है। वाकई में दोस्तों, कमर चीमा ने जो ये बात कही है एकदम परफेक्ट बात कही है। दोस्तों, भारत को लेकर इस पर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ भी एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं दिया है। दोस्तों, पीएम मोदी ने सिर्फ उतनी ही बातें बोली है, उतना ही रिएक्शन दिया है जितने की आवश्यकता थी और जिनपिंग को आईना भी दिखाना था, तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी थोड़े से गंभीर अवस्था में दिखाई दिए थे। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति को यह रियलाइज करवा दिया है कि एशिया का मतलब सिर्फ चाइना ही नहीं और बीजिंग ही नहीं। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे ने तोड़ दी परिवार की रवायत, राज ठाकरे ने दिखाया था बड़ा दिल। जी हाँ, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। गठबंधनों में सीट शेयरिंग को जल्दी अंतिम रूप देने की कवायद चल रही है, तो वहीं उम्मीदवारों का ऐलान भी होने लगा है। सत्ताधारी महायुति में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने 99, शिवसेना शिंदे ने 45 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 38 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की एक लिस्ट महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूपीटी ने भी जारी कर दी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उद्धव की पार्टी ने ठाकरे परिवार की एक रवायत तोड़ दी है। उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिया है। साथ ही साथ बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा और अभी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। मिलता अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।